नमस्ते सदा वसले मातृभूमि। आज वक्फ बोर्ड के जो एक्शन चल रहे हैं, वक्फ कमेटी पर जो चल रहा है, एएसआई को वक्फ बोर्ड ने बुलाया, वक्फ कमेटी ने बुलाया। एएसआई ने बताया कि उनके पास कितनी प्रॉपर्टियां हैं जिस पर वक्फ बोर्ड ने कब क्लेम किया हुआ है। रेलवे ने बताया कि उनके पास कितनी प्रॉपर्टियां हैं जिस पर वक्फ बोर्ड क्लेम करता है। रोड ट्रांसपोर्ट ने बताया कि वो कितना क्लेम कर रहे हैं। डीडीए ने या जो लैंड कमेटी है दिल्ली की, ऐसी बहुत सारे लोगों ने क्लेम किया। किन्ने बताया गया भाई वक्फ बोर्ड ने उनकी संपत्ति पर कितनी संपत्तियों पर क्लेम करके रखा है। हालांकि कमेटी, मैं लगातार कह रहा हूं कि कमेटी का काम ये नहीं है, फिर भी अगर ऑब्जर्वेशन के लिए या पूछने के लिए कि भाई क्या चल रहा है, उसके लिए अगर वो सलाह मशवरा कर रहे हैं तो इसमें कोई समस्या नहीं। लेकिन अगर वो सेटलमेंट करवा रहे हैं तो ये बात गंभीर है। उसको लेकर मैं एक बड़े अच्छे न्यूज़ चैनल सुदर्शन के बारे में आपने सुना होगा, मैं उसका प्रमोशन भी करता हूं, क्योंकि वो हिंदुस्तान के वो कोर इशू उठाकर लाता है जो कोर इशू कोई नहीं उठाता। कोई चैनल नहीं इसलिए उठाता क्योंकि ऐसा ना हो उनके ऊपर पत्थर चल जाएं, ऐसा ना हो कि उनको कटघरे में खड़े हो जाएं, ऐसा ना हो उनका सौहार्द बिगड़ जाए, ऐसा ना हो चैनल ये भी सोचते हैं कि उनका सेकुलरिज्म बिगड़ जाए। ऐसे बहुत सारे चैनल हैं। मैंने आज पहली बार, मुझे लगता है, किसी चैनल ने खुलकर मुझसे बुलवाया है। पहले आप सुनिए उसको, और उतना काट के मैंने उनसे आग्रह किया है कि वो उतना काट के हमको दे दें ताकि हम आपको सीधा सुना सकें। अब सुनिए, वक्फ के मामले में कितनी वार्ता हमने आज की है, और खुलकर की है सिलसिलेवार, कि आखिर 200 वर्ष तक क्या होता रहा, मराठे जब आए तब क्या होता रहा, मुसलमान जब अंग्रेज आए तो क्या होता रहा, अंग्रेजों के आने के बाद जब काले अंग्रेज आए तब क्या होता रहा, फिर वक्फ कैसे बना, 95 में वक्फ बोर्ड को पावर कैसे दी गई, 2013 में उसको ऑटोनमस कैसे बनाया गया, और आज जो संशोधन सरकार करना चाहती है पिछले जो 20 साल में 30 साल में हुआ, उसको ये इनको क्या समस्या है। बहुत सारे प्रश्नों के जवाब आपको मिलेंगे ताकि आप डिबेट कर सकें। पहले उसको सुनिए। डॉक्टर डी के दुबे जी, आप ही मेरे शो में दर्जनों बार वक्फ बोर्ड पर चर्चा कर चुके हैं और हम तो इसको दशकों से इस मुद्दे को उठा रहे हैं, लेकिन यह पता चला कि राष्ट्रीय धरोहरें भी सुरक्षित नहीं है। सुरेश जी, जो सबसे पहले विषय शुरू हुआ वो ये शुरू हुआ कि ओवैसी के सामने, या जो वक्फ बोर्ड के वक्फ एक्ट बनाने के लिए कमेटी बनी उनके सामने एएसआई ने कहा, या फिर रेलवे चेयरमैन आया, या फिर डीडीए वाले आए। मैं सवाल ये कर रहा हूं कि क्या ये कमेटी कानून बनाने के लिए बनी है, या फिर ये कमेटी वक्फ की प्रॉपर्टियों को चिन्हित करने के लिए बनी है। सवाल ये है कि पार्लियामेंट को कानून बनाना था, कानून पार्लियामेंट में रख दिया गया, कानून पार्लियामेंट में रखने के बाद उस पर चर्चा शुरू हुई, चर्चा में सवाल खड़े हुए, उन सवालों के जवाब सही आए उसके लिए एक कमेटी बनाई गई कि भाई ये हम स्थायी कमेटी को दे देते हैं, और वो कमेटी को दे देते हैं, कमेटी बनाई गई। कमेटी का काम सिर्फ इतना है कि किसी के साथ नाइंसाफी ना होने पाए, वक्फ कानून में संशोधन इस प्रकार के हों कि देश में किसी के बीच किसी के लिए आक्रोश ना पैदा हो और इंसाफ हो। तो क्या इंसाफ करने के लिए ये कमेटी बैठी है कि कानून में संशोधन करे, या फिर कमेटी इसलिए बैठी है कि वो देश में प्रॉपर्टियों को चिन्हित करे और वक्फ बोर्ड को सौंप दे? तो ये क्या चल रहा है भाई? ये कौन सा कानून चल रहा है जिसमें एएसआई को बुलाकर आप मांग रहे हो, आप डीडीए को बुलाकर मांग रहे हो, आप 200 प्रॉपर्टियों को क्लेम कर रहे हो, आप रेलवे चेयरमैन को बुला रहे हो, रेलवे के ऊपर जो मजारे मस्जिदें बनी हुई हैं उनको जस्टिफाई करवा रहे हो। मुझे तो नहीं लगता कि ये कमेटी का काम है, या कमेटी को ये करना चाहिए। कमेटी को जो करना था वो सिर्फ इतना करना है कि कानून में संशोधन जो किए गए हैं उन संशोधनों में अगर कुछ खामियां हैं, अगर उनको सही करना है और उसमें पक्षकार बनकर उसको सही से प्रेजेंट करना है, ताकि पार्लियामेंट में कानून रखते समय, उसकी बहस करते समय किसी प्रकार का कोई असंतोष ना हो और किसी के साथ नाइंसाफी ना हो। तो सवाल वहीं पर है कि जो ये चल रहा है, क्या कमेटी के पास इसकी पावर है? क्या कमेटी ट्रिब्यूनल है? क्या कमेटी कोर्ट है? क्या कमेटी हाई कोर्ट है? क्या कमेटी सुप्रीम कोर्ट है जो वो प्रॉपर्टियों को चिन्हित करके वक्फ बोर्ड को देने के लिए काम कर रहे हैं?
मुझे लगता है इस पूरी कमेटी की जो दिशा है वो भटक गई है और उसका भटकाव दूर करना अति आवश्यक है। मुझे लगता है कि सुदर्शन ने आज ये प्रश्न उठाकर मुझे ये अवसर दिया कि कमेटी से प्रश्न कर सकूं कि आप बताइए आपका रोल क्या है। आप पार्लियामेंट में कानून बनाने के लिए बैठे हैं, कानून को सही करने के लिए बैठे हैं, या फिर आप वक्फ बोर्ड के हिमायती हैं और वक्फ की प्रॉपर्टियों को चिन्हित करके और बाकी प्रॉपर्टियों को चिन्हित करके वक्फ को देना है, या वक्फ के ट्रिब्यूनल हैं, या वक्फ के आप कोर्ट हैं? आप हैं कौन? आप केवल पार्लियामेंट को सलाह देने के लिए बैठी हुई कमेटी है। तो पार्लियामेंट को सलाह दीजिए, अपने दायरे में रहिए, अपना दायरा क्रॉस मत करिए। इसलिए यहां पर जो सबसे पहला प्रश्न है वो कमेटी के चाल चलन अधिकार पर है, और अगर सरकार ने उनको अधिकार दिए हैं तो वो अधिकार क्या कोर्ट के अधिकार दिए जा सकते हैं? क्या उसको कोर्ट या ट्रिब्यूनल बनाया जा सकता है? कोर्ट या ट्रिब्यूनल बनाने के लिए, उसको पावर देने के लिए क्या पार्लियामेंट में कानून पास करना जरूरी नहीं है कि वो कानून रखा जाए और ये कहा जाए कि ये कमेटी जो बन रही है, ये कमेटी सारी वक्फ की प्रॉपर्टियां और वक्फ को लेकर उनको चिन्हित करेगी, सबको बुलाकर बात करेगी, सबको आदेश करेगी, प्रॉपर्टियों को निकाल कर लाएगी, प्रॉपर्टियों को अंदर डालेगी, प्रॉपर्टियों को वक्फ घोषित करेगी? अगर ऐसा पार्लियामेंट से नहीं किया, अगर सरकार ने भी पावर दी है तो ये पावर कहां से दी? उनके पास पावर कहां है? क्या ऑर्डिनेंस पास किया उन्होंने कोई कि ऑर्डिनेंस पास करके पावर दे दी गई और राष्ट्रपति ने ऑर्डिनेंस दे दिया हो कि आपको ट्रिब्यूनल की पावर है? इसलिए मुझे लगता है कि जो ये चल रहा है ये पूर्ण रूप से अवैधानिक है, इसका कोई संवैधानिक तत्व तो नहीं है, इसलिए ये बहस ही गलत चल रही है, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है, इसलिए ये स्पष्टता रखिए, उसके बाद आगे बढ़ते। कौन से मुस्लिम देश में वक्फ बोर्ड है? कौन से मुस्लिम देश में वक्फ बोर्ड है? नाम दो, एक नाम बताएं। अपने भारत की बात करेंगे, अपन भारत की बात करो ना, क्यों जा रहे हैं? तो भारत की नाम हो रही तो इस्लाम के भरोसे क्यों हो रही है? अगर भारत के नाम हो रही है, भारत की बात हो रही है, तो भारतीयता के दृष्टिकोण से होगी, इस्लाम के दृष्टिकोण से क्यों होगी? नहीं, भारत के संविधान के अधिनियम से वक्फ बोर्ड चलता है। कौन से? वक्फ बोर्ड का अलग कानून नहीं है। जरा दुबे जी कुछ पूछना चाहते हैं। दुबे जी, आप पटेल जी को कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ, दुबे जी के जवाब दीजिए। सवाल यह है कि जिस समय इन मॉन्यूमेंट्स की हम बात कर रहे हैं, वो मॉन्यूमेंट जितने भी हैं वो सरकार की, बादशाह कोई बैठा हो वो सरकार थी, सरकार के रिप्लेसमेंट होते ही कोई भी मॉन्यूमेंट सरकार होती है, वो हिंदू या मुसलमान नहीं होता। और जब वो सरकार होती है, बिल्कुल ऐसे मानना चाहिए कि अंग्रेज यहां पर बैठा हुआ था, उसने रेलवे बनाई तो क्या वो चर्च की जमीन मानी जाएगी? उसने अस्पताल बनवाए, क्या वो चर्च के अस्पताल माने जाएंगे? उन्होंने स्कूल बनाए तो क्या वो चर्च के स्कूल माने जाएंगे? नहीं, वो सारे सरकार के रिप्लेस होने के बाद वो सरकार बन जाती है। तो क्या आप ये मानते हैं कि उस समय के तथाकथित बादशाहों ने जो कुछ भी बनवाया वो सरकार की हैसियत से बनवाया, या मक्का से और मदीने से पैसे लाकर बनवाया था, वहां का इन्वेस्टमेंट करके खरीदा था और बनवाया था? इसका पहले जवाब। मैं जवाब देता हूँ। मैंने कब कहा कि ये गवर्नमेंट की विरुद्ध बात है? जब चीजें बनती अपने भारत में तो वो भारतीय है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मेरा बोलना ऐसा है कि वक्फ बोर्ड को लेकर जो विषय और जो भ्रम फैला जा रहा है कि वक्फ बोर्ड जो है तो बहुत बड़ी प्रॉपर्टी पे, हिंदू समाज की प्रॉपर्टी पे दावा कर दिया, गलत व्यक्ति जो है तो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी अपने नाम पे कर लेता है, ये सब गलत है। ये बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। अगर किसी वक्फ बोर्ड के अंदर अगर साधारण रजिस्ट्रेशन भी होता है तो उसकी बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। इससे कभी किसी हिंदू समाज की प्रॉपर्टी को दावे में नहीं लिया। फिर मुझे ये बताइए। नहीं, दुबे जी एक मिनट, दुबे जी आपको ये पूछ रहे हैं कि तेजो महल है या ये संपत्तियां भारत की होनी चाहिए या वक्फ बोर्ड की होनी चाहिए? हाँ, तो हम तो यही कह रहे हैं ना, हम यही कह रहे हैं कि ये वक्फ बोर्ड की नहीं है, ये भारत की है, राष्ट्रीय धरोहर है, इसलिए वक्फ बोर्ड इस पर दावा नहीं ठोक सकता। मैं अभी, हाँ बोलिए। हिंदुस्तान ने ही वक्फ बोर्ड बनाया, सरकार ने वक्फ बोर्ड बनाया, तेरे निगरानी वक्फ बोर्ड की है, लेकिन बनाया तो हिंदुस्तान के कानून ने वक्फ बोर्ड बनाया ना, तो भारत के देश ने तो बनाया नहीं। वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन करने में क्या समस्या है? अगर सरकार ने बनाया है तो ऑब्जेक्शन किस बात का है? भाई संशोधन करना चाहते हैं ताकि ना हो और संशोधन करके उसको रख देंगे।
ताकि वक्फ बोर्ड के अनलिमिटेड पावर है, उस अनलिमिटेड पावर का वो मिसयूज ना कर पाए। भाई संशोधन को ये हमारा तो पूरी है। तरह से विरोध है। आज तक सलीम साहब देखिए ऐसा है, सलीम साहब देखिए ऐसा है, इसके पहले भी संशोधन हुए हैं। ये कोई कुरान नहीं है कि इसका कॉमा फुल स्टॉप बदल नहीं सकता। वक्फ बोर्ड की जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान अनुसार बदले जा सकते हैं। बदले जा सकते, लेकिन अभी के संशोधन में अगर आप देखेंगे बहुत सारी ऐसी खामियां हैं जिसका ताल्लुक की जमीनों को छीनना है। वक्फ बोर्ड अपनी तरह से केयर टेकर कर रहा है, जिस तरीके से उसको जान ये भाई ये संशोधन बिल लाना कानून में कलेक्टर के जेर निगरानी में कुछ इस लाना है। कानून में अरे भाई सुनिए ना, एक मिनट सुन लीजिए, वो सुनिए, वो क्या कह रहे वो भी तो सुनिए। हाँ, कानून में ये संशोधन किया गया है कि आपको ये बताना पड़ेगा कि संपत्ति आपके पास आई कहां से, क्योंकि मुसलमान ने वक्फ बनाई है तो उसने एक डीड बनाई होगी, उसने ट्रांसफर करी होगी, उसने कुछ कहा होगा। तो वक्फ बोर्ड से ये पूछा जा रहा है अब नए कानून में कि आपको सिर्फ इतना बताना है, 6 महीने के अंदर वो डेटा अपलोड करना है कि प्रॉपर्टी आपके पास आई कहां से है, प्रॉपर्टी की ओनरशिप आपकी बनी कैसे है। आप वो तो बताएंगे कि प्रॉपर्टी मेरे पास कहां से आई। अब आपने रेलवे की प्रॉपर्टी घेर के रखी है, 100 साल से पुरानी सरकारें करवा रही होंगी, और आप कहते हो वो रेलवे नहीं है वो वक्फ है। तो बताइए, आपको ये बताना पड़ेगा कि वो प्रॉपर्टी कहां से ले। आज मैं जिस प्रॉपर्टी पर काबिज हूं, मेरे खिलाफ कोई मुकदमा करता है तो मुझे ये सिद्ध करना पड़ता है कि प्रॉपर्टी मेरे पास कहां से आई। अगर मैं ये नहीं सिद्ध कर पाता हूं कहां से आई, तो जो क्लेमेंट है उसके पेपर माने जाते हैं। तो क्या जो संशोधन किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है कि भाई आपके पास जो प्रॉपर्टियां हैं उनका डिटेल हमको दे दीजिए, आप डिटेल अपलोड कर दीजिए। क्या समस्या है इसमें? आप जो नहीं, आप आपके बात से क्लियर कर देता हूं। जब कोई वक्फ बोर्ड में प्रॉपर्टी आती है या कोई डोनेट करता है तो वक्फ बोर्ड बाज़ाब्ता उसे वक्फनामा करके देता है। भारतीय प्रॉपर्टी खरीद के दिया या डोनेट है, उसका वक्फनामा होता है, उसका पेपर पब्लिकेशन होता है। बस ऐसे ही नोन हो जाती नहीं। गलत 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 गलत। मैं आज का ताजा उदाहरण देता हूं, कल पीछे का नहीं। आज शिमला में सुनवाई हुई, वहां पर एक मस्जिद को लेकर कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। कोर्ट ने पूछा कि ये मस्जिद की जमीन आपके पास आई कहां से, ये बनाने के लिए आपके पास फंड आया कहां से, जमीन के कागजात प्रस्तुत करो। वक्फ बोर्ड एक भी कागज नहीं दे पाया। जैसा कोई चोर लुटेरा चोर की तरह नीचे मुंडी करके खड़ा होता है, वक्फ बोर्ड वैसा खड़ा रहा। आज का उदाहरण है, कल का चाहिए, परसों का चाहिए, रोज के उदाहरण मेरे पास है। देश के सभी कोर्टों में वक्फ बोर्ड की चोरी डकैती चल रही है और उसके ऊपर केस। आपकी आवाज आना बंद हो गई है उधर से, लेकिन अब आप सुन पा रहे हैं? अभी आप सुन पा रहे हैं? ऑडियो में कुछ गड़बड़ है? मैं आपको सुन पा रहा हूँ। बोलिए आर्यवर्धन। चलिए, मैं ये कह रहा हूं कि अब जो संशोधन किया गया है उस संशोधन में कोई विशेष नहीं है। उसमें सिर्फ इतनी सी बात कही गई है कि वक्फ बोर्ड को जो भी प्रॉपर्टी क्लेम करनी है, सरकारी संपत्ति का डाउट है तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से वेरीफाई करवाने के बाद ही वो वक्फ में आ सकती है। और दूसरा ये है कि वक्फ को ये बताना ही पड़ेगा कि मुसलमान डेडिकेशन है, यानी कि किसी मुस्लिम ने ये प्रॉपर्टी दान की है, उसका एक वक्फनामा बना होगा, एक वाकिफ बना होगा, उसकी डिटेल आप दे दीजिए, समस्या सारी सॉल्व हो जाती हैं। लेकिन जब आप उसकी डिटेल देने को तैयार नहीं, बिल्कुल सही बात। आपके पास मोर देन 80% प्रॉपर्टियां ऐसी हैं जो जबरन कब्जा करी गई हैं सरकारी जमीन पर, किसी प्राइवेट जमीन पर जबरदस्ती एक वो बना दिया गया है, कवर टाइप की, खाली पीली कवर टाइप की बनाकर उसको कब्रिस्तान घोषित कर दिए जाते हैं। खाली पीली के कहीं नाले के किनारे आप एक अगरबत्ती लगाकर मजार घोषित कर देते हैं। किसी भी सरकारी जमीन पर पड़ी हुई आप मस्जिद नमाज पढ़ने लगते हैं, धीरे से उसको मस्जिद घोषित कर देते हैं। तो ये सवाल यहां पर है कि कोई भी संपत्ति अगर वक्फ
के पास आई है, वक्फ बोर्ड के पास आई है, तो वक्फ बोर्ड को ये बताना होगा कि वो संपत्ति उसके पास कहां से आई है। अगर वो बता देता है तो कोई समस्या ही नहीं है। अगर उसके पास प्रॉपर्टी के कागज नहीं है और वो खाली पीली क्लेम इस आधार पर करता है कि मुगलों की सरकार थी और मुगलों के सरकार के समय पर यहां पर साहब नमाज पढ़ी जाती थी और यहां पर उस समय पता नहीं उर्स लगता था, और हमारे पास डिटेल है आज से 400 साल पुरानी कि यहां पर उर्स लगता था या नमाज पढ़ती थी, उस उर्स और नमाज के आधार पर आप कहते हो कि ये संपत्ति वक्फ की है इसलिए वक्फ को मिलनी चाहिए। तो ये अब नहीं चलेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 3 बड़े जजमेंट हैं, जिन जजमेंटों में सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि खाली खाली स्ट्रक्चर बने होने से कोई प्रॉपर्टी वक्फ नहीं हो जाती, खाली वहां पर यूज करने से कोई प्रॉपर्टी वक्फ नहीं हो जाती। वक्फ को वक्फ के लिए ये बताना पड़ेगा कि उसके पास प्रॉपर्टी का किसी मुस्लिम ने डेडिकेशन किया है। ये बात जो सुप्रीम कोर्ट के 3-4 बड़े जजमेंट अभी पिछले 3-4 साल में आए हैं, उन जजमेंटों को इनकॉर्पोरेट करते हुए नया संशोधन आ गया है और उस संशोधन में सीधी सीधी बात कह दी गई है। इसमें क्या समस्या हो सकती है? मुझे तो नहीं लगता कि इसमें किसी प्रकार की किसी को समस्या होनी चाहिए। भाई आपकी प्रॉपर्टी है तो आप क्लेम करेंगे, कोई मेरी प्रॉपर्टी है तो हम उसके कागज दिखाएंगे, जिसके पास उसके कागज होंगे उसका एक जुरिडिक्शनल सिस्टम है, हमारे यहाँ जुडिशियल सिस्टम है, आप जाइए न्यायालय में, अगर कोई ऑब्जेक्शन लगाता है न्यायालय से मुकदमा लड़िए। यहां तक कि सरकार भी अगर किसी प्रॉपर्टी पर कोई क्लेम करती है और कोई इंडिविजुअल उस पर क्लेम करता है तो हम सरकार के खिलाफ भी कोर्ट में मुकदमा करते हैं और सरकार से मुकदमा लड़ते हैं, नीचे लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। तो भैया वक्फ बोर्ड क्या सरकार के ऊपर सुपर सरकार है? वक्फ बोर्ड क्या सरकार के ऊपर बैठी हुई सरकार है? वक्फ बोर्ड क्या ऐसी स्थिति में है कि वो सरकार से मुकदमा लड़ सकते हैं, लेकिन साहब वक्फ बोर्ड से नहीं लड़ सकते। आपने ट्रिब्यूनल बना लिया और ट्रिब्यूनल को ऑटोनोमस बना दिया और सुपरसीड कर दिया हाई कोर्ट के ऊपर भी। सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जा सकते, हाई कोर्ट भी नहीं जा सकते, डिसीजन ऑफ द ट्रिब्यूनल शैल बी फाइनल, ऐसा लिख दिया। क्या ये उचित है कि ट्रिब्यूनल का डिसीजन फाइनल है? क्या ट्रिब्यूनल में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है? सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर ट्रिब्यूनल बैठ गया है। तो इन चीजों के संशोधन कर दिए गए हैं और ट्रिब्यूनल की फाइनल शक्ति को खत्म करते हुए हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन लगा दिया गया। मेरा तो अभी और ऑब्जेक्शन है, और मेरा अब आगे का ऑब्जेक्शन इस मामले में यह है कि भाई सिविल कोर्ट का जुरिडिक्शन नीचे लोअर कोर्ट का क्यों नहीं लगता? क्योंकि आदमी इंडिविजुअली वहां पर लड़ ले आसानी से। आप वहां पर लड़ने की बजाय आप कहते हो कि नहीं हाई कोर्ट जाइए, तो हाई कोर्ट भी कितने लोग जा सकते हैं? सवाल यह है। मुझे लगता है कि जो संशोधन है अभी जो प्रपोज किए गए हैं उसमें भी बहुत सारे संशोधनों की आवश्यकता है, जो जिससे कि भारत का नेचुरल जुडिशियल सिस्टम एक्टिवेट हो सके। ये मुझे लगता है। अधिवक्ता दुबे जी के पास चाहो। दुबे जी, ओवैसी के इस बात में कोई दम ही नहीं है भाई, किसी मुस्लिम देश में नहीं है। दूसरा, जब पाकिस्तान दे दिया तो सब कुछ दे दिया। यहां पर रही हुई संपत्ति हिंदुस्तान की है, ना इस्लाम की है, ना इस्लाम को मानने वाले व्यक्ति की है। दुबे जी, सवाल इसमें यह है कि पाकिस्तान के कब्जे में, जिसमें ईस्ट पाकिस्तान भी शामिल था, 12 लाख स्क्वायर किलोमीटर की जमीन किस खुशी में दी गई? 12 लाख स्क्वायर किलोमीटर में आप मस्जिद बनाइए, इमामबाड़े बनाइए, मजारे बनाइए या सारा कारा कब्रिस्तान बनाइए, हमसे क्या लेना देना है? और वो जमीनें जब आपको मिल गई हैं बंटवारे में, तो फिर ये सवाल पैदा होता है कि जो लोग हिंदुस्तान से पाकिस्तान गए और वो वक्फे बना बना कर दे गए, तो क्या पाकिस्तान 12 लाख किलोमीटर का उस समय का वो फ्री में चला गया? 10,38,000 तो हमने लिखित रूप में उनको दिया, 1.25 लाख स्क्वायर किलोमीटर जम्मू कश्मीर का उन्होंने घेर लिया, और इतना पाकिस्तान देने के बाद हिंदुस्तान में भी वो जमीनें रह गई। तो क्या सुपर पाकिस्तान बना था जो पाकिस्तान में भी था और हिंदुस्तान में भी था? सवाल ये पैदा होता है कि जो शासन के द्वारा उस समय गवर्न की जाने वाली संपत्तियां थीं, या शासन से मतलब मैं कहता हूं बादशाहों ने बनाई, सुल्तानों ने बनाई, अंग्रेजों ने बनाई, या किसी और ने, कांग्रेस ने बनाई, सरकारों के द्वारा बनाई गई कोई भी संपत्ति क्या वो सरकार नहीं है? सरकार के द्वारा बनाई गई संपत्ति प्राइवेट इंडिविजुअल ये ओवैसी के अनुसार कैसे हो गई? सरकार ये कह रही है, आज का जो बिल कह रहा है वो ये कह रहा है कि जो प्राइवेट इंडिविजुअल प्रॉपर्टी आपको वक्फ में दी गई वो तो हम आपको देंगे,
लेकिन जो सरकार की संपत्ति है, जो नेशनल मॉन्यूमेंट्स हैं, जो सरकारों के नाते बादशाहों ने बनाई है, और जो संपत्तियां यहां पर छोड़कर लोग पाकिस्तान चले गए, जो सार्वजनिक संपत्तियां यहां पर थी, वो सार्वजनिक संपत्तियां पाकिस्तान में उनको दे दी गई। उन्होंने वहां की ट्रस्टें, वहां के मंदिर, वहां के जो गुरुद्वारे थे, वहां पर जो शिवालय थे, वो तो सब खत्म कर दिए। वहां पर कोई बोर्ड बनाया था क्या कि वहां पर एक हिंदू वक्फ बोर्ड बनाया, हिंदू बोर्ड बनाया जाए, देवदासन बोर्ड बनाया जाए और इन प्रॉपर्टी को एक्सचेंज किया जाए? वो संपत्तियां सारी उनके पास चली गई। तो यहां पर जो संपत्ति बची वो सरकार हो गई, लीगली सरकार हो गई। अब लीगली जब सरकार हो गई तो सरकार उसका कस्टोडियन के नाते कैसे संरक्षण करती है, यह सरकार तय करेगी। ये मुसलमान या कोई और ऑर्गेनाइजेशन तय नहीं करेगी। इसलिए अगर आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान तो दे दिया मुफ्त में, और कहते हो कि हिंदुस्तान के अंदर जो प्रॉपर्टी बची उस प्रॉपर्टी पर वक्फ बनाकर वो छोड़ गए, या यहां पर जो प्रॉपर्टियां थी वो हमारे बाप की हैं, तो फिर पूरा हिंदुस्तान ही आपके बाप का हो गया। कहने का मतलब आपका ये है क्या? देखिए, ये इंसाफ की बात है कि अगर आपको प्रॉपर्टी किसी ने दान की है, आप किसी मुसलमान ने उसको वक्फ बनाई है, उसको तो वक्फ कहा जा सकता है, लेकिन जो राष्ट्रीय धरोहर है उसको कैसे वक्फ कहा जा सकता है? जो पाकिस्तान के एवज में जमीन मिली उसको कैसे वक्फ कहा जा सकता है? जो यहां पर सार्वजनिक रूप से इबादत के लिए इस्तेमाल करी जा रही थी और पाकिस्तान वो लोग चले गए, उसको कैसे वक्फ कहा जा सकता है? ये बिल में यही तो कह रही है सरकार। ये बिल का अमेंडमेंट यही तो कह रहा है कि जो संपत्तियां आपको दान की गई हों उसका वक्फनामा होगा। वो संपत्ति की इससे पहले किसी मुस्लिम की ओनरशिप होगी। उस ओनरशिप का कागज निकालकर हमको दिखाइए और हमको बताइए कि ये उन्होंने एक वक्फनामा बनाया था, इस वक्फनामे के नाते हम इसके कस्टोडियन बनते हैं, ये प्रॉपर्टी मेरी है। लेकिन जिसके आपके पास कागज नहीं है, जो संपत्ति आपने घेर कर रखी है, सरकारी संपत्ति पर कब्जा करके रखा है, किसी प्राइवेट मुस्लिम इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी पर कब्जा करके रखा। मैं आपको बता दूं, इन संपत्तियों में एक बड़ी संपत्ति ऐसी भी है जिसका मुसलमान ओनर है और वो आज भी लड़ रहा है वक्फ बोर्ड से, और वो कह रहा है कि साहब हमारे वालिदान ने कभी वक्फ किया ही नहीं, लेकिन वक्फ बोर्ड ने उसको भी चढ़ा लिया। वक्फ बोर्ड जब चाहता है तो ऑन द बेसिस ऑफ यूजर कि भाई ये प्रॉपर्टी पर हम यहां से ताजिए निकालते थे और ताजिए रास्ते में एक जगह खाली पड़ी थी वहां पर रख लेते थे, ताजिए जहां पर रखे गए वो सब इस्लाम की संपत्ति हो गई, वो वक्फ हो गई। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? तो सवाल यहां पर जो खड़ा हो रहा है वो यही खड़ा हो रहा है कि आपके पास अगर वो वक्फ बनाई गई थी तो उसका वक्फनामा होगा। वो वक्फनामा आप क्लेम कर दीजिए, वक्फ की साइट पर चढ़ा दीजिए, और मैं कहता हूं कि उसका म्यूटेशन तहसीलदार के यहां करवा लीजिए, आपके नाम प्रॉपर्टी हो जाएगी, किसी को कोई समस्या नहीं है। लेकिन वो संपत्तियां जो पाकिस्तान के एवज में हमको मिली थी, वो, या मैं कहूं कि जिनके एवज में पाकिस्तान आपको दे दिया, या वो संपत्तियां जो लोग पाकिस्तान चले गए भारत में एनिमी प्रॉपर्टी घोषित हो गई, या वो संपत्तियां जो सार्वजनिक यूज में यहां पर थी, बाई यूजर आपने कवर करके रखी, उनको वक्फ कैसे बना देंगे? तो ये बिल यही तो कह रहा है कि भाई वो वक्फ नहीं है, हम उसको हटाना चाहते हैं। जो आपके पास जिसके कागज नहीं है, जो वक्फ किसी ने दिया ही नहीं, आप कहते हो कि नहीं जो हो गया है वो मेरे बाप का है और जो होना है वो हम क्लेम करते जाएंगे, वो भी हमारा होते रहना है। यहां पर दारुल इस्लाम और यहां पर गजवा हिंद करना, ऐसा कैसे चलेगा? अब ऐसा नहीं चल सकता। ये बिल ये बता रहा है कि आपके मंसूबे पूरे नहीं हो सकते। जी, ये प्रॉपर्टी जो बादशाह ने वक्फ की है, जिसका गलत 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 बोल रहे हो, फिर बोल रहे हो गलत। दिखाओ ना, चलो दिखाओ, मैं शो एक्सटेंड करता हूं विदाउट ब्रेक, दिखाओ कम, नहीं तो मैं दिखाता हूं। चलो अब मैं दिखाता हूं जज क्या बोलते हैं, एक हाई कोर्ट के जज क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा, दिखाइए। कुछ भी गलत दावे किए जाते हैं, सुनिए। जो कि वो प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी थी, आपकी कैसे डिक्लेयर हो गई वक्त प्रॉपर्टी? अब ये तो बताओगे कि नहीं बताओगे? तो आप एडमिट कर रहे हो कि डिक्लेयर नहीं हो सकती थी? बताओ ना, क्यों 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 डिक्लेयर हो सकती थी? has been done in terms of section 5(2) of the Act. कल को वो जो भी सरकारी दफ्तर को कह देंगे कि वक्त प्रॉपर्टी तो हो जाएगा। मेरा सीधा सा क्वेश्चन है, ब्लंट,
कल को अग्रवाल साहब की प्रॉपर्टी का नोटिफिकेशन निकल जाएगा तो फिर अग्रवाल साहब को निकाल के बाहर कर दें, ये उसका कोई प्रोसीजर है? इतना ही पूछ रहा हूँ भाई। प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, कैसे डिक्लेयर हो गया 89 में? Section 5C. भाई नो Notification is issued under this. भाई साहब, आप पता आज भी ले लो यार, लाल किला भी ले लो, कौन मना कर रहा है? यार प्यार से क्वेश्चन समझ में नहीं आते आप लोगों को। किसी के अरे ऑनरेबल कोर्ट का छोड़ो, किसी की भी प्रॉपर्टी को आप प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर सकते हो। टेल मी, सेक्शन 5 में नोटिफिकेशन होगा, फलाना होगा, पूरे भारत में प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दो, देन नोटिफिकेशन करके वैलिड हो जाएगा। The property was already declared as a ancient monument. Issuing a notification in the early 19s, बिना कुछ ओनरशिप को, बिना कुछ देख के, क्या ओनरशिप थी आपके इसके पहले से, prior to this notification which was issued under the Ancient Monument Act? Who was the owner of this property? Notification issue हो गया तो प्रॉपर्टी आपकी होगी। सलीम पटेल, जरा कुछ अभी भी आपको कुछ कहना है? जज साहब क्या कह रहे हैं इतना तो समझ में आना चाहिए। बहुत आसान भाषा में उन्होंने बोला है कि हमको न्यायालय के किसी भी आदेश पे या किसी टिप्पणी पर कोई हमको उस पे एतराज होना नहीं, न्यायालय है। हाँ, लेकिन आज के तौर पर जो चल रहा है अमेंडमेंट बिल के अंदर जो संशोधन किया जा रहा है, मतलब कुछ भी मोदी करे वो गलत। अरे भाई, न्यायालय बोल रहे हैं ना, वकील बोल रहे हैं। दुबे जी बीजेपी के नहीं है, ये बीजेपी जहाँ गलत है वहां गलत बोलते हैं। ये वकील है, ये इतिहासकार है, मैं पत्रकार हूँ, वो जज है, हम सब मूर्ख है। हम आपको गलत बोल रहे हैं और आप जो बोल रहे हैं वही सही है। तो मैंने बोला संशोधन बिल आज लाने की क्या जरूरत पड़ गई थी? ये तो बहुत दिन से चल रहा है। आप ये बिला वजह जो है कहीं ना कहीं इसको एक काला मोड़ दिया जा रहा है। अरे भाई, आपको सरकार आपको ये कहे कि आप जहां रह रहे हो उसके कागज दिखाओ, तो इसमें गलत क्या है? मालिकाना हक सही साबित करो। तो यही तो कहा जा रहा है इस बिल में, यही तो कहा जा रहा है। मतलब पूरा 50 मिनट के डिबेट में यहाँ 47वें मिनट में आकर आप कबूल कर रहे हैं। यही तो हम कह रहे थे पूरे शो में। चलिए, मौलाना अरशद मदनी क्या कह रहा है देखते हैं। दारुल उलूम देवबंद का ये मौलाना अरशद मदनी का वीडियो। कहते हैं, अलल ऐलान कहते हैं कि ये सब कुछ मुसलमानों की वक्फ जायदाद हड़प करने के लिए लाया जा रहा है। इसका और कोई मकसद नहीं है। हम मुखालिफ हैं उसकी जो दफात हैं या उसकी चीजें उन्हें हटाना नहीं चाहिए। मैं पूरे बिल ही की जरूरत नहीं समझता हूँ। मैं समझता हूँ इस बिल को ऊपर से लेके नीचे तक लाया ही गया है वक्फ संपत्ति को खत्म करने के लिए, खाने के लिए। मैं तो जमीयत उलमा तो इसके मुखालिफ है। हम कहते हैं, अलल ऐलान कहते हैं कि ये सब कुछ मुसलमानों की वक्फ जायदाद हड़प करने के लिए लाया जा रहा है। इसका और कोई मकसद नहीं है। हम मुखालिफ हैं उसकी जो दफात हैं या उसकी चीजें उन्हें हटाना नहीं चाहिए। मैं अब दुबे जी, मुझे लगता है कि ये मौलाना अरशद मदनी और सलीम पटेल एक ही लाइन पर है जी। सवाल ये पैदा होता है कि जब अंग्रेज सत्ता में बैठा तो उस समय वक्फ कहाँ थी? क्या कोई बताएगा कि उस समय वक्फ थी? पहली बार 1913 में वक्फ वैलिडेशन एक्ट पास हुआ। यानी कि अंग्रेजों ने 1913 में मुस्लिम लीग बनने के बाद, 1906 में मुस्लिम लीग बनी और मुस्लिम लीग को संतुष्ट करने के लिए, हिंदू मुसलमान लड़ाने के लिए वक्फ वैलिडेशन एक्ट 1913 पास किया। वक्फ वैलिडेशन एक्ट 1913 के बाद वक्फ का अमेंडमेंट 1930 में आया और 1954 में ये नया वक्फ का कानून बना। इससे पहले वक्फों का एक्ट कहां है? बादशाह गए भी 200 साल हो चुके थे, वो 200 साल वक्फ का कानून ही नहीं है। आप सोचिए कि बादशाह हटा तो अंग्रेज बैठ गया, अंग्रेज उन्हीं किलों में बैठा जिसमें बादशाह बैठा था। वो सारी संपत्ति की ओनरशिप अगर किसी में चली, ये नहीं, इसमें थोड़ा गलत मैसेज आता है दुबे जी। बादशाह हटा, हिंदू बैठे मराठों के नेतृत्व में, उसके बाद अंग्रेज आए। नहीं तो ये लोग कहते हैं कि अंग्रेज, हाँ, ये थोड़ा मैं आपसे रेक्टिफिकेशन से सहमत हूं कि दिल्ली के लाल किले पर मराठाओं का कब्जा था और पेंशन भोगी था मुगल बादशाह।
लेकिन मराठाओं से जब युद्ध हुआ है, सरजू अर्जुनपुर की ट्रीटी हुई है, सरजू अर्जुनपुर की ट्रीटी के बाद धीरे धीरे और फतेहगढ़ की ट्रीटियां हुई, इसके बाद मराठों से ये संपत्ति अंग्रेजों के पास गई और उन कानूनों को एक्सीडेड टेरी, उस टेरिटरी को एक्सीडेड टेरिटरी और एनेक्स टेरिटरी कहा गया था। कुल मिलाकर बात यह आई कि मुगल बादशाहों ने जो कुछ भी बनाया वो मराठों की ओनरशिप में चला गया और मराठों से अंग्रेजों की ओनरशिप में चला गया और वक्फ कहीं नाम निशान की नहीं है। और अंग्रेजों ने भी शासन करने के बाद 1913 तक वक्फ को कुछ स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कोई वक्फ नहीं होती, हम बैठे हैं, हमसे बड़ा खलीफा कहां है, तुम खलीफा खलीफा कहां चिल्ला रहे हो, हमसे बड़ा कोई खलीफा नहीं। 1913 में वक्फ वैलिडेशन एक्ट आया ही इसलिए कि हिंदू मुसलमान लड़ाना था, मुसलमानों को स्ट्रॉन्ग करना था। और हिंदू मुसलमान 1905 का जो युद्ध था बंगाल विभाजन का, उसमें जो मुसलमान 1906 में उन्होंने मुस्लिम लीग बनाया, तो बनाया इसलिए था कि किसी तरह से विभाजन हो जाए, फिर वो उसको सपोर्ट करने के लिए वक्फ वैलिडेशन एक्ट आया। तो सवाल यह पैदा होता है कि जब तक 1954 छोड़ दीजिए, 1995 का कानून नहीं आया था, 1995 के कानून से पहले कौन से कानून के तहत मुकदमे लड़े जाते थे, मैं आपको बताता हूं। 1920 में कानून बना था जिसको कहा गया था पब्लिक चैरिटेबल एंड रिलीजियस एक्ट, रिलीजियस ट्रस्ट एक्ट, पब्लिक चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट एक्ट। उसके तहत सभी वक्फों का भी मुकदमा उसमें जाता था। सबसे पहले 1935 में बंगाल ने वक्फ का कानून बनाया था, तो उसमें एक्सेप्शन रखा गया था कि बंगाल को छोड़कर पूरे देश में इस कानून के तहत कोर्ट में मुकदमे जाएंगे। और वो मामला 1995 तक चला। 95 के बाद वक्फ बोर्ड को पावर देनी शुरू करी और 2013 में उसको ऑटोनॉमस बना दिया। बहुत पुरानी बात नहीं है, 2013 में ही ये सारा खेल खेलना शुरू किया था। तो सवाल जो ये बता रहे हैं कि मुस्लिम बादशाह दे गए और उनके अब्बा दे गए और अब्बा के सब्बा दे गए, भैया अंग्रेजों ने, मराठों ने उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया था। कहां से अब्बा की संपत्ति अभी तक चली आएगी और कैसे अब्बा अभी तक बड़े अब्बा बने रहेंगे? ये सवाल हैं, इनके जवाब अगर इनके पास होंगे तो ये देंगे। इनके पास कोई जवाब नहीं, क्योंकि दिमाग में सिर्फ बैठा है कि गजवा हिंद करना है। आपने सुना कि ये पूरी डिबेट में उनके पास कोई उत्तर नहीं है, उनके पास कोई वो कारण नहीं है, लेकिन इसलिए विरोध करना है कि वो मुस्लिम है, इसलिए विरोध करना है कि 10 लाख एकड़ जमीन उनको हिंदुस्तान की वो चाहिए जो कि पाकिस्तान लेने के बाद उनका अधिकार नहीं बनता। लेकिन नेहरू जी जो बो गए और कांग्रेस जिसका संरक्षण कर रही है, आज की भ्रष्ट कांग्रेस जिसका संरक्षण कर रही है, जिसका पालन पोषण कर रही है और हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए डीप स्टेट की पूरी टूल किट का काम कर रही है, पूरी शिद्दत से लगी हुई है। क्या होगा, कैसे डिफेंड करेंगे, हम कैसे हिंदुस्तान को बचाएंगे, ये हमारा एक वोट कर सकता है, हमारा सपोर्ट कर सकता है। कौन करेगा, कैसे करेगा, हिंदुस्तान के हालात हमको दिखाई दे रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।